हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज जो हम लोग टॉपिक ऑफ डिस्कशन के लिए हम लोग कंटिन्यूसली एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं और वो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 का 6th चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें जो हम लोग कंटिन्यूसली इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें जो हम आज टॉपिक डिस्कशन के लिए लिए हैं वो है आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसा वर्ड बोल रहा है किसी चीज़ को हमें पैक करना है, और पैक किस चीज़ को करना है, यहाँ पे डीएनए को पैक करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डीएनए हमारा कहाँ पे होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और वो कहाँ पे होता है, तो वो पाया जाता है आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का अगर हम साइज़ देखते हैं तो जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो माइक्रो रेंज में होता है। न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, माइक्रो रेंज में होता है, ठीक है। लेकिन जब डीएनए का लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं तो डीएनए का लेंथ हमारा कितना आता है, डीएनए का लेंथ आता है नियर अबाउट 2.2 मीटर, ठीक है। तो एक आपका माइक्रो रेंज में न्यूक्लियस है और उसके अंदर आपको डीएनए को पैक करना है, और जिस डीएनए को पैक करना है उसका लेंथ कितना है, तो आप देखते हैं उसका लेंथ है 2.2 मीटर है, ठीक है। तो हम उसका कैसे पैकेजिंग करते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कैसे अरेंज रहता है हमारा डीएनए, क्योंकि डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर है एंड हमारा जो न्यूक्लियस है वो किस रेंज में है, माइक्रो रेंज में है। तो ये कैसे अरेंज रहता है उसके अंदर, तो हम लोग आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ठीक है। मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर पर जाकर के इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताया था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हम बी टाइप के डीएनए की अगर बात करते हैं, किस टाइप का, बी टाइप के डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो उस डीएनए में क्या है, उस डीएनए में हम देखते हैं कि जो हमारा जो दो कंजुगेटिव नाइट्रोजनस बेस पेयर है, दो कंजुगेटिव नाइट्रोजनस बेस पेयर है, उसके बीच का डिस्टेंस मेरा होता है, कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए है और इधर आपका टी है, ये हमारा जी है और इधर आपका सी है, ठीक है। ए और टी के बीच बॉन्ड बनेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जी और सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे ए और टी, जी और सी, तो इसके बीच ये जो कंजुगेटिव बेस पेयर है इसके बीच का डिस्टेंस आप जानते हो कि 0.34 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है कंजुगेटिव बेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अगर हमारा डीएनए का हमारे अंदर कितना नाइट्रोजनस बेस पेयर पाया जाता है, तो हम सिंपली बोलते हैं, एक अगर ह्यूमन बीइंग्स का हम बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अंदर जो टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर पाया जाता है वो है आपका 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर पाया जाता है हमारे डीएनए के अंदर। कितना पाया जाता है, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर पाया जाता है किसके अंदर, हमारे डीएनए के अंदर, ठीक है। और हम बोलते हैं कि इच नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलते हो 0.34 नैनोमीटर इच नाइट्रोजन कंजुगेटिव नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर इसको हम लेंथ ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करें, लेंथ ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ डीएनए को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट इस टाइप से करते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बेस पेयर, दो कंजिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमारा टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर कितना है हमारे डीएनए का, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है हमारा, ठीक है। और फाइनली दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर है, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमारा इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वो आएगा आपका 2.24 मीटर, 2.24 मीटर। इसलिए हम अप्रॉक्स में ले लेते हैं कि हमारे डीएनए का लेंथ जो अप्रॉक्स में होगा वो अप्रॉक्स कितना होगा आपका, तो 2.2 मीटर होता है। कितना होता है, 2.2 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर ये 2.2 मीटर का हमारा क्या आ गया, हमारे अंदर जो डीएनए है उसका लेंथ कितना आ गया, तो उसका लेंथ आ गया आपका 2.2 मीटर, ठीक है।
अब ये 2.2 मीटर का जो हमारा डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए कहाँ पे पाया जाएगा? तो हम बोलते हैं कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, कौन? ये डीएनए अगर न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज क्या है? तो न्यूक्लियस का अगर हम डायमीटर देखें, उसका रेंज देखें, ठीक है, तो कह सकते हो आप डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, इसका रेंज है आपका कितना? 10⁻⁻⁶ के रेंज में हमारा न्यूक्लियस होता है। इट मीन्स आप कह सकते हो सिंपली कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो किस रेंज में है? तो आप बोलोगे ये माइक्रो रेंज में है। किस रेंज में है? माइक्रो रेंज में। अब ये माइक्रो रेंज का हमारा न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो हमारा माइक्रो रेंज का है, बट हमारा डीएनए जो है वो क्या है? 2.2 मीटर का है, ये मीटर रेंज में है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि ये वाला डीएनए इस माइक्रो रेंज वाले न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो जाए? तो ये एडजस्ट करना ही हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि डीएनए का पैकेजिंग होना। तो ये डीएनए जो 2.2 मीटर का है वो किस टाइप से, किसके अंदर अरेंज है? न्यूक्लियस के अंदर अरेंज है। जो न्यूक्लियस हमारा किस साइज का है? माइक्रो रेंज का है, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे हमारा ये डीएनए अरेंज है, ठीक है। इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं किस चीज़ में? पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डीएनए का पैकेजिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है, और पैकेजिंग करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं किस रेंज में? ये माइक्रो रेंज वाले न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो पैकेजिंग कैसे होता है यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स क्या होगा? प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। चलो हम लोग इस पॉइंट्स पे आते हैं। प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ये कैसे पैक होगा? तो सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में ही जानते हैं। डीएनए क्या होता है? तो आप बोलते हो डीएनए कौन सा चार्ज होता है डीएनए पे? तो आप बोल सकते हो डीएनए क्या है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इट इज़ अ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। किसका? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। निगेटिव चार्ज क्यों है? निगेटिव चार्ज क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट्स को याद रखना है कि डीएनए क्या है? आपका निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है डीएनए? हमारा निगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये होगा हिस्टोन प्रोटीन होगा, ठीक है। क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगा। अब बोलोगे हिस्टोन प्रोटीन क्या है? तो हम सिंपली कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये एक निगेटिव चार्ज, इट इज़ अ निगेटिव चार्ज प्रोटीन है, निगेटिव चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। तो ध्यान आपको यहाँ पे क्या रखना है? डीएनए पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये आपका क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। कौन सा चार्ज प्रोटीन है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, जबकि यहाँ पे डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है? तो हम बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड, पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज बेसिक एमिनो एसिड बोल सकते हो, ठीक है। मतलब जो बेसिक नेचर का एमिनो एसिड है, अगर आपको एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है, उसमें एक आपका एमिनो ग्रुप होता है और दूसरा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो बेसिक एमिनो एसिड है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बेसिक क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेसिक एमिनो एसिड पाया जाता है, और बेसिक एमिनो एसिड कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। आप बोलोगे सर कि बेसिक एमिनो एसिड होता क्या है, ठीक है, कौन सा होता है? तो आप बोलोगे बेसिक एमिनो एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है आपका लाइसिन और एक होता है आपका
अर्जिनिन। ठीक है, तो जो लाइसिन एंड अर्जिनिन है ये आपका बेसिक एमिनो एसिड है, और बेसिक एमिनो एसिड है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड है। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस होने के कारण, इसका प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, आपका हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन आखिर में, तो आपको ये बस याद रखना है, इसको हम कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि डीएनए क्या है, निगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन एंड अर्जिनिन है। ठीक है, अब बोलोगे हिस्टोन प्रोटीन का टाइप्स कितना है, कितने टाइप्स का हिस्टोन प्रोटीन है, तो टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन आपका 5 टाइप का होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं H1, ठीक है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 5 टाइप का क्या होगा, आपका हिस्टोन प्रोटीन होगा। कितने टाइप का हिस्टोन प्रोटीन है आपका, 5 टाइप का आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, अब ये 5 टाइप के अंदर आपको देखना है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा H1 है ये लाइसिन रिच होता है, लाइसिन रिच होता है। ठीक है, अगर H2A की बात करते हैं, H2B की बात करते हैं, तो ये स्लाइटली लाइसिन होगा, इसमें कम लाइसिन होता है। ठीक है, स्लाइटली लाइसिन होगा। ठीक है, इसमें भी ऑब्वियसली कम लाइसिन होगा, स्लाइटली लाइसिन होगा। ठीक है, जबकि अगर हम H3 एंड H4 की बात करते हैं, H3 एंड H4 की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ये अर्जिनिन रिच होगा। ये क्या होगा, अर्जिनिन रिच होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका, अर्जिनिन रिच होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए ही बस ये सारा काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप का होता है, आपका 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा है, H1 है, H2A है, H2B है, H3 है एंड H4 है। ये 5 टाइप का आपका क्या हो गया, क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन है जो बेसिक एमिनो एसिड का बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, लाइसिन एंड अर्जिनिन पाया जाएगा। तो इस टाइप से लाइसिन एंड अर्जिनिन का कंट्रीब्यूशन होता है। H1 में ज़्यादा पाया जाएगा लाइसिन, इन सब में, इन दो में थोड़ा सा कम कम पाया जाएगा लाइसिन, और यहाँ पे अर्जिनिन ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये चीज़ होता है। अब हम क्या कहते हैं, तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि हिस्टोन क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्यों है ये पता चल गया, हम इसको भी इरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन में से जो आपका H2A है, हिस्टोन प्रोटीन में जो H2A है, H2B है, H3 है एंड H4 है, ये 4 मिल करके बनाएगा आपका, ये 4 मिल करके, ये चारों का आपका डायमो फॉर्मेशन होगा एंड फॉर्म करेगा ये हिस्टोन ऑक्टामर। और किसका फॉर्मेशन करेगा, ये हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करेगा, ये 4 मिलके। ठीक है, कहीं ना कहीं ये डायमेराइज होगा और क्या बनाएगा, आपका हिस्टोन ऑक्टामर बनाएगा। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर, मान लो ये आपका एक हिस्टोन ऑक्टामर है। ठीक है, इसके अंदर ये सब चीज़ पाया जा रहा है। मान लो आपका H2A है, H2B है, H3 है, H4 है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और ये सब अपने कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डबलिंग फॉर्म में है। किस फॉर्म में, डबल फॉर्म में है। तो टोटल डबल फॉर्म में, इट मीन्स यहाँ पे टोटल 8 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वैसे H2A मान लो जैसे H2B है, H3, H4 सब अपने डबलिंग फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो आपका बनाएगा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब कहोगे इसके अंदर जितना भी प्रोटीन, जितना भी एमिनो एसिड है, या जितना भी आप कह सकते हो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। इसलिए ओवरऑल जो आपका हिस्टोन ऑक्टामर होगा ये किस नेचर का होगा, तो आप बोलोगे ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपसे अगर कहीं पूछा जाए हिस्टोन ऑक्टामर का चार्ज क्या होगा, तो हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये जो बना हुआ है आपका, वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो बना हुआ है आपका हिस्टोन प्रोटीन का। और हिस्टोन प्रोटीन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव
चार्ज होता है। ठीक है, तो ये एक हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। ठीक है, तो हिस्टोन ऑक्टामर को बनाने के लिए ये 4 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4 मिलके क्या बनाएगा आपका हिस्टोन ऑक्टामर बनाएगा। ठीक है, ऑक्टामर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, 8 कैसे हो रहा है, 4 तो ऑलरेडी है, उसका डबल फॉर्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन का ऑक्टामर है। ठीक है, अब ये हिस्टोन ऑक्टामर जो पॉजिटिव चार्ज है, हिस्टोन ऑक्टामर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्या था हमारा, DNA था, और हिस्टोन ऑक्टामर क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कहीं ना कहीं क्या रैप हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका DNA आकर के रैप हो जाएगा। DNA क्या है, DNA क्या है आपका, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये आपका क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज है। तो हिस्टोन ऑक्टामर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज DNA आ जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा साइड से H1 होगा। क्या होगा, H1 हिस्टोन प्रोटीन, इसको हम लिंकर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिंकर बोल सकते हैं। ठीक है, लिंकर हिस्टोन्स बोल सकते हो सिंपली। ठीक है, तो ये वाला हिस्टोन ऑक्टामर है। ठीक है, तो हिस्टोन ऑक्टामर को हम क्या बोल सकते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज से आकर के रैप हो गया क्या, DNA। ठीक है, अब ये DNA जब इसके ऊपर रैप होता देन जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजोम बोलते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोजोम बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो न्यूक्लियोजोम के अंदर क्या हो गया आपका, DNA हो गया, और क्या हो गया, DNA हो गया, एंड क्या हो गया आपका, हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। तो हिस्टोन ऑक्टामर और DNA मिलके क्या बना लेगा आपका, न्यूक्लियोजोम बना लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, और साइड से आपका लिंकर DNA होगा। आप बोलोगे सर ये इसके ऊपर कैसे मतलब अटैच कैसे होगा, तो एक तो हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज है, DNA निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली एट्रैक्शंस होगा, और जब एट्रैक्शंस होगा तो आप कह सकते हो इन दोनों के बीच एफिनिटी क्रिएट्स होगा। एफिनिटी होगा तो दोनों एक दूसरे से जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ कि ये जो दूसरा चीज़ क्या है आपका, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, एक तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बीच इंट्रैक्शंस है, इसलिए DNA कहीं ना कहीं किसके ऊपर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप किया हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो होता है, इन दोनों के बीच क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 चीज़ है जो कहीं ना कहीं DNA को हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप करके रखता है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोजोम। कभी अगर पूछ दिया जाए न्यूक्लियोजोम का जो कोर होता है, न्यूक्लियोजोम का जो कोर होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोजोम का जो कोर होता है वो हिस्टोन ऑक्टामर का बना होता है, हिस्टोन ऑक्टामर का बना होता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोजोम का जो कोर है, कोर मतलब बीच वाला चीज़ है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो आप बोलोगे हिस्टोन ऑक्टामर का बना हुआ है। उसके ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर आपका DNA पाया जाता है। ठीक है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोजोम बोलेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोजोम बोलेंगे। ठीक है, अब आओ इस पॉइंट्स पे कि ये हमारा न्यूक्लियोजोम हो गया। ठीक है, अब न्यूक्लियोजोम जब हमारा स्ट्रक्चर बन गया तो एक न्यूक्लियोजोम में कितना नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक न्यूक्लियोजोम में कितना नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, तो हम बोलते हैं एक न्यूक्लियोजोम, 1 न्यूक्लियोजोम में आपका 200 नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है। कितना, 200 नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है एक न्यूक्लियोजोम के अंदर। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोजोम के अंदर कितना, 200 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक इतना पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोजोम का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, न्यूक्लियोजोम को हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है। पैकेजिंग का ये कौन सा लेवल है, फर्स्ट लेवल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोजोम का फॉर्मेशन होगा, और न्यूक्लियोजोम जब कहीं ना कहीं आपका क्रोमेटिन के साथ आएगा, ठीक है, उसको हम फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग बोलते हैं। न्यूक्लियोजोम जब आपका किसके साथ आएगा, उसके साथ आएगा, तो उसको हम कहीं ना कहीं फर्स्ट लेवल ऑफ
पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है, सॉरी रुको एक मिनट, ठीक है। न्यूक्लियोसोम नहीं, इसको अभी रहने दो आप, ठीक है, सॉरी इसको रहने दो। फर्स्ट न्यूक्लियोसोम हो गया, इतना नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसोम कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम सिंपली कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम के लिए इस टाइम पे साइंटिस्ट लोग जब इसको खोजना शुरू किया, जब देखा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो उसको एक स्ट्रक्चर दिखा। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बीट्स ऑन, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जब साइंटिस्ट इसको देखा, ठीक है, तो उसको क्या दिखा, एक बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखा। बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बीट्स वर्ड लिया गया है, ये न्यूक्लियोसोम के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, न्यूक्लियोसोम के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। और जो स्ट्रिंग वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, क्रोमेटिन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो क्रोमेटिन का पार्ट से आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमेटिन मिल्स के एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये कैसे पता चला, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया, तो पाया गया कि वहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब, तो पता लगाया गया, तो पता चला कि ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं इस टाइप से आपका बीच बीच में रैपिंग है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका पाया जा रहा है, यहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में इसको बीट्स बोल दिया गया, बीट्स है। और ये जो धागे टाइप का था उसको स्ट्रिंग बोल दिया गया, बीट्स ऑन स्ट्रिंग बोल दिया गया, ठीक है। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग को जब देखा गया ध्यान से, तो पता चला कि ये जो बीट्स है ये क्या है, एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम है। ये क्या एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम है। और जो स्ट्रिंग की बात कर रही है एक्चुअल में क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोसोम क्या है, एक पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिन है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जब देखा गया, तो ये स्ट्रक्चर को माना गया कि ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है, फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है, ठीक है। और ये फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है। और इसका साइज क्या है, तो ये माना गया इसका साइज जो होता है वो 10 नैनोमीटर होता है। क्या होता है इसका साइज, 10 नैनोमीटर्स इसका डायमीटर होगा, इसका साइज होगा, ठीक है, 10 नैनोमीटर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फर्दर इसको पैकेजिंग किया गया। तो ये तो फर्स्ट लेवल का पैकेजिंग है। पैकेजिंग डिफरेंट लेवल पे किया है, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो डिफरेंट लेवल पे पैकेजिंग किया गया है, ठीक है। अगर हम डीएनए को देखते हैं, चलो हम यहाँ से बात करते हैं कि सबसे पहले हम डीएनए को ही देखते हैं। तो डीएनए को अगर देखते हैं तो इसका डायमीटर कितना होता है, डीएनए का डायमीटर कितना होता है, बी टाइप का, हम बोलते हैं इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना कि 2 नैनोमीटर यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 10 नैनोमीटर्स का हो गया, ठीक है। फर्दर इसका पैकेजिंग होगा तो वो बनेगा सेलेनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्दर इसका पैकेजिंग होगा, कंटिन्यूअस वे में इसका पैकेजिंग होगा, ठीक है। तो पैकेजिंग जब होगा, नेक्स्ट पैकेजिंग, तो ये बनेगा एक सेलेनॉइड स्ट्रक्चर। देखो सेलेनॉइड, इसी को फिर से पैक किया गया कंप्लीटली। कैसे इसको पैक किया गया, तो इसी को लिया गया, इस टाइप से इसको पैक किया गया सेलेनॉइड के फॉर्म में। सेलेनॉइड जानते होंगे आप लोग, सेलेनॉइड के फॉर्म में इस टाइप से इसको पैकेजिंग किया गया। और एक के ऊपर 6 इस टाइप से रैप हो गया। फिर कंटिन्यूसली ये आया और फिर यहाँ पे 6 न्यूक्लियोटाइड्स इस टाइप से रैप हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया, फिर आपका 6 न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर, 6 जो आपका न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम इसके ऊपर रैप हो गया। इस टाइप से कंटिन्यूसली रैप होता चला गया, कंटिन्यूसली 6 का ये आया कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये इस टाइप से फिर से पैकेजिंग होना स्टार्ट हुआ और इस टाइप से पैकेजिंग हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे सेलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर बना। कैसा स्ट्रक्चर बना, तो हम बोलते हैं सिंपली सेलेनॉइड स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ये सेलेनॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है, सेलेनॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है, सेलेनॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है। ये स्ट्रक्चर बना तब, ठीक है। और इसका जो साइज था, यहाँ पे जो आपका था, इसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम है, इसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम पैक हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे भी 6 न्यूक्लियोसोम पैक हुआ, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पे भी 6 न्यूक्लियोसोम पैक हुआ, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है, जो इस टाइप से कहीं ना कहीं अलग अलग था, वो सब क्या हो गया, एक साथ कंडेंस हुआ। तो डीएनए और पैकेजिंग हुआ।
इस लेवल का जो होता है डीएनए उसको हम कहते हैं कि ये 30 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है? 30 नैनोमीटर का। ठीक है, तो धीरे धीरे और पैकेजिंग हुआ, और पैकेजिंग क्या हुआ, जब सेलेनॉइड्स हुआ तो इससे सुपर सेलेनॉइड बना। जब फर्दर इसको पैकेजिंग करेंगे, आप लोग को कहीं ना कहीं उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, इसलिए हम फर्दर पैकेजिंग नहीं दिखाएंगे। बट सेलेनॉइड स्ट्रक्चर के बाद फर्दर फिर से पैकेजिंग हुआ, ठीक है, जिसको हम सुपर सेलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, और जो सुपर सेलेनॉइड्स आपका बना वो कितना नैनोमीटर का था, तो हम बोलते हैं 300 नैनोमीटर का था। फर्दर फिर से इसके अंदर पैकेजिंग हुआ, सुपर सेलेनॉइड के अंदर फिर से पैकेजिंग हुआ, और जब पैकेजिंग हुआ तो यहाँ पे बना क्रोमेटिड। ठीक है, और क्रोमेटिड को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका 700 नैनोमीटर का बना। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोसेस चल रहा है आपका डीएनए से आपका ये जो बना बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो सेलेनॉइड वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सुपर सेलेनॉइड वाला स्ट्रक्चर, ये सब आपका एंटर फेज में चल रहा है। ठीक है, सेलेनॉइड वाला स्ट्रक्चर ये सब एंटर फेज में चल रहा है। फाइनली पैकेजिंग हो रहा है और डीएनए कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, मेटाफेज के अंदर जा रहा है। तो मेटाफेज के अंदर ये सब चीज़, और फाइनली आपका कितना बना, आपका 1400 नैनोमीटर्स का मेटाफेजिक क्रोमोसोम बना। मेटाफेजिक जो आपका मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, उसके अंदर कितना नैनोमीटर हुआ, उसके अंदर 1400 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि डीएनए पैकेजिंग में क्या होता है, वो स्टार्ट होता है आपका 2 नैनोमीटर से। ठीक है, 2 नैनोमीटर्स के बाद 10 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसको हम फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग को। बीट्स क्या है आपका, न्यूक्लियोसोम है, स्ट्रिंग क्या है आपका, क्रोमेटिन है। ठीक है, इसका फर्दर पैकेजिंग होता है। जब फर्दर इसका पैकेजिंग होगा तो सेलेनॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। उस सेलेनॉइड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये जो अलग अलग था वो सब एक साथ अटैच हो गया। एक यहाँ पे 6, इस पोजीशन पे 6, इस पे 6, इस पे 6, कहने का मतलब ये स्टेप से पैकेजिंग होने लगा न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, और 200 नाइट्रोजन बेस का कहीं ना कहीं हमारा क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोसोम बनेगा। तो इस टाइप से पैकेजिंग हुआ। अब ये जितना स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर भी एक साथ आकर के मिल गया। अब मान लो ये सब स्ट्रक्चर अगर एक साथ, यहाँ पे मान लो हमने कितना दिखाया, 5 दिखाया है, और ये 5 का 5 मान लो एक साथ आकर के पैक हो जाए, यहाँ पे एक साथ आकर के पैक हो जाए, तो इतना कम स्पेस में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। कम स्ट्रक्चर, कम जगह पे ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इतने छोटे स्पेस में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसका फिर फर्दर पैकेजिंग हुआ। तो इस टाइप से जो आपका कह सकते हो पैकेजिंग हुआ, और पैकेजिंग हुआ तो फाइनली जो हमारा मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है, हम जानते हैं कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मेटाफेज में जाकर के ये कितने नैनोमीटर का हो गया, 1400 नैनोमीटर्स का हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डीएनए का पैकेजिंग जो होगा वो फर्दर पैकेजिंग होगा, एंड फाइनली फॉर्म करेगा आपका, क्या फॉर्म करेगा, फाइनली आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपका क्या होता है, पैकेजिंग होता है। ठीक है, पैकेजिंग थोड़ा सा अलग टॉपिक है, क्लियर ना, थोड़ा सा पैकेजिंग क्या है आपका अलग टॉपिक है। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमको क्या पढ़ना होगा, हाँ, तो ये अब इस टाइप से आपका पैकेजिंग हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मान लो आपका, हम एक चीज़ बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपका एक स्ट्रक्चर तो सबसे पहले डीएनए होगा, डीएनए के बाद जो पैकेजिंग होगा वो क्या बनेगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बाद आपका सेलेनॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। सेलेनॉइड का फिर से पैकेजिंग होगा, और जब सेलेनॉइड का पैकेजिंग होगा सुपर सेलेनॉइड्स बनेगा। क्या बनेगा, सुपर सेलेनॉइड बनेगा, सुपर सेलेनॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जब सुपर सेलेनॉइड्स हो गया उसके बाद क्रोमेटिड बनेगा। ठीक है, और क्रोमेटिड के बाद फर्दर आपका जो मेटाफेज का क्रोमोसोम है वो बनेगा, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे तो आपका 2 नैनोमीटर का है, यहाँ पे आपका 11 या 10 नैनोमीटर का, कहीं कहीं किसी बुक में 11 नैनोमीटर लिखा होता है, 11 नैनोमीटर का। ठीक है, सेलेनॉइड्स आपका 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर होगा, ये आपका 300 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर होगा, ये आपका 700 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर होगा, और फाइनली आपका जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम वो 1400 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर होगा। तो अब नैनोमीटर के रेंज में ये आ गया, और इसको हमें पैकेजिंग किस रेंज में, किस में करना है, इसको हम पैकेजिंग, ये टोटल का टोटल है, टोटल इतना है। ठीक है, टोटल जो हमारा डीएनए का लेंथ है वो डीएनए का ये पैकेजिंग करने के बाद फाइनल जो हमारा डायमीटर आएगा वो कितना आएगा, 1400 नैनोमीटर आएगा फाइनल डायमीटर। जब सबको करने के बाद हमारा फाइनल डायमीटर कितना आएगा, 1400 नैनोमीटर आएगा।
बात समझ में आ रही? तो 1400 नैनोमीटर है और हमारा न्यूक्लियस किस रेंज में है? तो न्यूक्लियस आपका कहीं ना कहीं माइक्रो रेंज में है। तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डीएनए का पैकेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं डीएनए का पैकेजिंग ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं क्रोमेटिन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन को पढ़ते हैं कि क्रोमेटिन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो हम सिंपली बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन on the basis of staining behavior, on the basis of staining behavior। कैसे स्टेन होता है? लाइटली स्टेन है या हैवीली स्टेन है, मतलब डार्क स्टेन है। ठीक है, उसके बेस पे हम क्रोमेटिन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका यू क्रोमेटिन, ठीक है, और एक होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। क्या होता है? एक यूक्रोमेटिन और दूसरा क्या होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन होता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन आप कह सकते हो ये लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका लूजली पैक कह सकते हो, और इसको कह सकते हो ये आपका टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन है, टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन है, लूजली पैक्ड एंड टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन है। ठीक है, इसको कह सकते हो ये लाइट स्ट्रैंड होता है, लाइट स्टेन होता है। ठीक है, और ये डार्क स्टेन होता है, डार्क स्टेन होता है ये। ठीक है, इसको कह सकते हो आप ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली का मतलब कि इसके अंदर जो डीएनए होगा वो क्या होगा, इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। देखो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या है? देखो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का सिंपल मीनिंग है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर ये हमारा डीएनए है तो डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनना। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाएगा आपका? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाएगा आपका? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब जो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्रोमेटिन है ये इस बेसिस पे, स्टैंडिंग के बेसिस पे, लाइट स्टेन है या हेवी स्टेन है, उसके बेसिस पे ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा कि ये लूजली पैक्ड है इसलिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, टाइटली पैक्ड है इसलिए ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो आज हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी नया टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक हम कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे, हम डीएनए एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, और डीएनए एप्लीकेशन हम एक साथ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, थोड़ा सा वो लंबा लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो हम डीएनए एप्लीकेशन एक साथ लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डीएनए एप्लीकेशन। ठीक है, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड एंड क्लासमेट में शेयर कीजिए। ठीक है, ओके बाय।